हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर, जो कि है इंडिया, दैट इज भारत। तो इसमें हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि कैसे ये वर्ड आया, कैसे भारत वर्ड का इस्तेमाल होता था, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं श्री अरबिंदो के कोट से। In India, at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. इसमें श्री अरबिंदो बता रहे हैं कि इंडिया ने बहुत पहले ही स्पिरिचुअली और कल्चरली यूनाइट कर लिया था एक दूसरे को। मतलब स्पिरिचुअल मतलब होता है जब आप अपनी सोल को पहचानते हैं आप, ठीक है। जब आप अपनी सोल से रिलेटेड, अपनी स्पिरिट से रिलेटेड चीज़ें कर पाते हैं, आप उसको पहचान पाते हैं कि आप अंदर से क्या हैं, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज होना। कल्चरल नॉलेज, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपकी कम्युनिटी के कस्टम्स क्या हैं, आप क्या कौन से फेस्टिवल्स मनाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे व्यवहार करते हो, ये सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं, ठीक है। तो हम बहुत पहले से ही स्पिरिचुअली और कल्चरली यूनाइटेड थे, ठीक है। और हमें पता था, ठीक है, एंड बिकेम द वेरी स्टेप ऑफ द लाइफ। और स्पिरिचुअली और कल्चरली हम यूनाइट हुए थे, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारी लाइफ का, और आज भी है, ठीक है। और यहीं से ह्यूमैनिटी भी आती है, इसलिए हम एक दूसरे के प्रति इंसानियत दिखा पाते हैं क्योंकि हम यूनाइटेड हैं, है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक था, ये हिमालय से लेके 2 सीज तक था। मतलब ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। और जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो इसमें हमारा इंडिया पूरा आता है, आज का इंडिया, पाकिस्तान, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया में सिर्फ हम आते हैं, ठीक है, हमारा बॉर्डर वाला इंडिया आता है। तो इस चैप्टर के एंड तक आप जानेंगे हाउ डू वी डिफाइन इंडिया एंड व्हाट वर द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये कहाँ श्री अरबिंदो कहाँ की बात कर रहे थे, हिमालय से लेके 2 सी विच इज़ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सी, ठीक है। यहाँ जितने भी लोग रहते थे सब स्पिरिचुअली और कल्चरली यूनाइटेड थे। चलिए शुरू करते हैं। टुडे द इंडिया वी नो इज़ अ मॉडर्न नेशन विच डिफाइंड बॉर्डर, डिफाइंड स्टेट्स एंड अ नोन पॉपुलेशन। आज के टाइम पे जो हमारा मॉडर्न इंडिया है वो जो है उसमें एक डेफिनेट बॉर्डर्स हैं। मतलब अगर उसने लाइन बना दी है हमने कि यहाँ ये हमारा है, फिर ये दूसरे का हो जाएगा, ये पाकिस्तान का हो जाएगा, ठीक है, या भूटान का हो जाएगा। तो इसकी अपने बॉर्डर्स हैं, इसके अपने स्टेट्स हैं, और इसकी अपनी पॉपुलेशन है जो सबको पता है, ठीक। हाउएवर इट वॉज वेरी डिफरेंट 500 ईयर अगो। तो आज से 500 साल पहले की बात करें तो आपको पता है कि किसका काल चल रहा था। उस टाइम पे चल रहे थे मुग़ल एम्पायर, ठीक है। इसके बाद आता है 2000 साल पहले हमारा इंडिया और अलग था, और 5000 साल पहले हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, ठीक है। वो अलग कहानी है, तो आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से रहा है, ठीक है। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड मैनी डिफरेंट नेम्स, ठीक है। इंडिया का, जिसको आज हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, मतलब जिसमें पाकिस्तान, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान सब इंक्लूड होता है, उसको उसके पुराने ज़माने में अलग अलग नाम थे, ठीक है। और उसका बॉर्डर हमेशा शिफ्ट होता रहता था। कैसे? क्योंकि बेटा पहले जो थे ना राजा महाराजा थे, तो राजा महाराजा क्या करते थे, लड़ाई करके एक जगह कैप्चर कर ली तो वो उसका हो गया, एक नाम दे दिया उसको। फिर क्या है, दूसरे राजा ने छोटा हिस्सा और इसके यहाँ से कैप्चर कर लिया तो उसका नाम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर्स जो है हमेशा चेंज होते रहते थे, ठीक। चलिए, सो वी कैन लर्न अबाउट इंडियन पास्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, लेट अस एक्सप्लोर। तो हम बहुत तरीक़ों से पता कर सकते हैं कि कैसे इंडिया जो है इवॉल्व हुआ, कैसे चेंज हुआ उसमें। तो इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैड बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग, ठीक है। तो हम जो है इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया है अभी, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, और बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो इंडिया में बेटा पहले ज़माने में ना बहुत ट्रैवलर्स आते थे, आज भी आते हैं, क्योंकि इंडिया का कल्चर
और उसका हेरिटेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रिच था, ठीक है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पे। तो इसलिए अलग अलग देशों से लोग आते थे यहाँ पर विजिट करने। तो यहाँ के जो बाहर से लोग आते थे और यहाँ के जो लोग थे वो इंडिया को बहुत अलग अलग नामों से बुलाते थे, ठीक है, और बहुत सारे नाम थे इंडिया के, देखो कौन कौन से। सो these names come to us from ancient texts, accounts, travelers and pilgrims and inscription। तो हमें पता कैसे चला कि बहुत सारे नाम थे इंडिया के? तो हमें पता चलता है पुराने टेक्स्ट से, जो ट्रैवलर्स जो हैं अपने ट्रैवल लॉग लिखते हैं ना उनसे, पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थ यात्रा करने आते थे, जैसे मान लो अपने इम्पॉर्टेंट वर्कशिप के प्लेसेस, कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, कोई भी रीजन, बुद्ध हो सकते हैं। वो क्या करते थे, अपने जो इम्पॉर्टेंट मंदिर या मस्जिद या अपने वर्कशिप प्लेस थे ना उनको विजिट करने आते थे, उसी को पिलग्रिम्स बोलते हैं। और जो करने आते हैं उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं, ठीक है। अब आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड किसी चीज़ पे जब आप मार्क करते हो या कार्व करते हो कुछ, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इन सब चीज़ों से, ये सब हमारे सोर्सेज हैं जिससे हमें पता चला था कि भैया इंडिया के बहुत सारे नाम थे पहले। तो चलो, हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। इंडियंस ने इंडिया का नाम कैसे रखा? तो एक ऋग्वेद, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर्स में भी आपको बताया है, बहुत पुरानी 4 किताबें हैं बेटा हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत पुरानी हैं। 4 किताबें हैं, उनको चारों को मिलके वेद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेद, ठीक। अब ये जो 4 वेद हैं उनमें जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का के बारे में आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया गया। इसमें हम बात करेंगे ऋग्वेद की, ठीक है। ऋग्वेद जो है इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है बच्चा, अब ये 7th चैप्टर में भी पढ़ोगे। ये जो है thousands of year पुराना है और इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधव। अब ऋग्वेद में जो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट है, ये वाला हमारे कॉन्टिनेंट का, सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ और वेस्ट वाला हिस्सा है, इसको बोला था इन्होंने सप्त सिंधु। क्या बोला था? सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त मतलब 7, सिंधव मतलब उस टाइम पे जो इंडस रिवर है ना बेटा, हिंदी में इंडस रिवर का नाम है सिंधु रिवर, तो इसलिए इसका नाम सिंधु रिवर से आता है। जो सिंधव है वो सिंधु रिवर से है, जिसका जो रेफर करता है इंडस रिवर को, ठीक है। और एट टाइम्स टू रिवर्स इन जनरल, इन सारी रिवर्स को या तो सिंधु बोला जाता था या सिर्फ इंडस रिवर को। आज के टाइम पे तो सिर्फ इंडस रिवर को हम सिंधु बोलते हैं, तो इसलिए सप्त सिंधु बोला जाता है, क्योंकि इंडस रिवर जो है ना, सिंधु रिवर है, उसकी 7 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? देखो, पहली है इंडस, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सरस्वती, सतलुज, ठीक। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो सरस्वती रिवर जो है आज के टाइम पे हमें दिखती नहीं है, या तो वो अंडरग्राउंड हो गई है और समय के साथ जो है ना रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है, तो ये भी होता है, या रिवर जो है ख़त्म भी हो जाती है, सूख जाती है पूरी रिवर। तो इसकी वजह से भी आज के टाइम पे सरस्वती रिवर हमें देखने को नहीं मिलती है, पर पुराने टाइम में हज़ारों साल पहले ये थी, इसलिए इसको सप्त सिंधव जगह बोलते थे। इस जगह का नाम था 7 नदियों वाला जगह, ठीक है। सो मूविंग ऑन टाइम, अब टाइम में आगे बढ़ते हैं। वी सी नेम्स ऑफ अदर पार्ट ऑफ इंडिया अपीयर्स इन द लिटरेचर। अब ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में तो समझ में आ गया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट को हम बोलते थे सप्त सिंधव। अब बाकी एरिया का क्या, ठीक है। तो समय के साथ आगे बढ़ते जाओ तो अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग नाम आए हैं। कैसे? देखो, अब दूसरा लिटरेचर है महाभारत। महाभारत जो है इंडिया का सबसे फेमस किताब है, टेक्स्ट है, ठीक है। और इसकी जो थीम है, वी रीड अबाउट इट इन द थीम आवर कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज। आपके पढ़ाया जाएगा, अभी आपके आगे वाले चैप्टर्स में है इसके बारे में। तो महाभारत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मान सकते हो आप इंडिया का, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली इन इट लिस्ट मैनी रीजन सच एज कश्मीर। अब इस किताब में, इस महाभारत वाली किताब में कुछ जगहों के नाम आए हैं जो आज की जगहों से मिलते जुलते हैं, जैसे कश्मीर, ठीक है। तो आज का कश्मीर है वो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आज भी है बेटा एज अ सिटी,
जो बोलते हैं सम पार्ट ऑफ हरियाणा को, ठीक है। फिर वंग था, वंग जो था आज के टाइम के बंगाल को पुराने ज़माने में वंग बोला जाता था। फिर प्राग्ज्योतिषा, प्राग्ज्योतिषा असम को बोला जाता था। और कच्छ जो है वो कच्छ को बोला जाता था। कच्छ जो है गुजरात में है, ठीक है, ऊपर वाला गुजरात के जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको कच्छ बोलते हैं। और केरला जो है मोर और लेस टुडे केरला बोला जाता है उसको। और ये सारे नाम जो है महाभारत में आए हैं, इसलिए हम बता पा रहे हैं कि भैया वो कौन से नाम हैं, ठीक है। बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हमने बात कर ली कि भैया ऊपर वाले नॉर्थ वेस्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, सब सेंटर, कश्मीर को क्या बोला जाता था, बंगाल को क्या बोला जाता था, सब पता चल गया। पर पूरे सब कॉन्टिनेंट को क्या नाम दिया था ये हमें नहीं पता अभी। तो देखो पढ़ते हैं। बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। अब होता क्या है ना बेटा, कौन सी किताब किस समय पे लिखी गई ये हम एग्जैक्ट डेट पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नाम किस में आया, सबसे पहले क्या बोला गया उसे, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। बट हमने एक वो बनाया, एक हाइपोथेसिस है हमारा। जितनी भी किताबें हमने पढ़ी उसमें से महाभारत में नाम आया है, ठीक है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। उसको बोला जाता था भारतवर्ष। दो नाम थे उसके, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को या तो भारतवर्ष बोला जाता था और उसका दूसरा नाम था जम्बूद्वीप, ठीक है। अभी वर्ड्स आते कहाँ से हैं देखो। एंड स्कॉलर्स जनरली एग्री दैट लॉन्ग पोएम्स वॉज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरी BC's ऑनवर्ड। अब ऐसा माना जाता है कि ये BC में लिखा गया था, मतलब बिफोर कॉमन एरा में लिखा गया था ये सारी पोएम्स। तो हम मान के चलते हैं कि भैया महाभारत बहुत पुराना है, तो सबसे पहले इसी में पूरे सब कॉन्टिनेंट का नाम आया है। या तो उसका नाम भारतवर्ष था और उसका नाम जम्बूद्वीप था, ठीक है, दोनों नाम था उसके। तो जो पहला टर्म है भारतवर्ष, ये जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है कि भैया पूरे सब कॉन्टिनेंट का नाम है ये, ठीक। एंड टेक्स्ट इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल। इसमें, ठीक है, इस महाभारत में अच्छे से बताया गया है कि भैया बहुत सारे रिवर्स का नाम आया है, बहुत सारे लोगों का नाम आया है। तो हमें एग्जैक्टली पता है क्योंकि वो रिवर्स इसी एरिया में है, तो हमें पता है कि पूरे इंडिया की ही बात कर रहा है। तो भारत वर्ष का मतलब होता है द कंट्री ऑफ भारत्स और भरत्स। अब भरत जो नाम है वो ऋग्वेद में भी आया था। अब इसका मतलब क्या होता है, तो भरत जो है उसका मतलब होता है वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल। जो उस टाइम के जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते थे ना बेटा, उनके पूरे ग्रुप को भरत बोलते थे या भरत बोलते थे, ठीक है। तो उसी से नाम पड़ा भारतवर्ष, द कंट्री ऑफ भरत्स, लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का ग्रुप का कंट्री, ठीक है। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग नेम भरत आर मेंशन्ड। और तुम्हें पता है बहुत सारे राजाओं का बाद में नाम भरत भी हुआ है। तो या तो इसका मतलब है कि एक राजा के नाम पे भारतवर्ष पड़ा, या इसका मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनको सबको भरत बोला जाता था, तो उसके नाम पे भारतवर्ष पड़ सकता है, ठीक है। अब आता है दूसरा टर्म जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप का मतलब होता है वो आइलैंड, वो जगह जहाँ पर जामुन ट्रीज मिलते हैं, ठीक है। जामुन जो है एक फ्रूट होता है। तो आप तो जानते हैं कि इंडिया में सबसे जो कॉमन वो है फ्रूट है वो जामुन है। बहुत आपको बहुत ट्रीज मिलेंगे जामुन के, तो उसको जाम्बुल ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। जामुन को जाम्बुल ट्री भी बोलते हैं, इसको मलाबार प्लम ट्री भी बोला जाता है। और इसीलिए इसका नाम पड़ा जम्बूद्वीप, जो कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए आया। क्योंकि अगर आप जामुन देखोगे बेटा, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ बिहार से लेके केरला तक सब जगह जामुन मिलेगा आपको, ठीक है। इनफैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम इंडियन एम्परर, हिज नेम इज़ अशोक एंड वी विल मीट हिम लेटर। आप हमें एक बहुत अच्छा क्लू देता है। कौन देता है? अशोक, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। दैट वी टेक his date to be about 250 BC. As we will see, he left us many inscriptions. In one of them, he used the same name, Jambudweep, to describe the whole of India.
which at times included what is today Bangladesh, Pakistan and as part of अफगानिस्तान। तो जो अशोक है ना बेटा, जो थोड़े बाद में आए थे, ठीक है, महाभारत लिखने के बहुत बाद में आए थे एक्चुअली। इनका जो टाइम पीरियड है वो 250 BC के आसपास है। इन्होंने बहुत सारी पिलर्स पे और बहुत सारी रॉक्स पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, ठीक है, अपनी जनता के लिए। तो इसमें हमें नाम मिलता है जम्बूद्वीप, जिसका मतलब था पूरा इंडिया के बारे में बात करता है। और पूरे जब हम जम्बूद्वीप की बात करते हैं, पूरे इंडिया की बात करते हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान की। और फिर कुछ सेंचुरी बाद जो भारत नेम था वो जनरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ही यूज़ होने लगा, ठीक है। अब कोई राजा का नाम नहीं था ये। एक इस सेंचुरी में, कुछ सेंचुरी के बाद भैया भारत, अब भारत जब बोलोगे तो इसका मतलब है आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे। फिर फॉर इंस्टेंस अब इसका रिकॉर्ड कहाँ मिलता है? इसका रिकॉर्ड मिलता है हमें विष्णु पुराण में, ठीक है। तो विष्णु पुराण में लिखा है द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत। ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। तो देखो क्या बोला है, ओशियन के नॉर्थ में जो कंट्री है और स्नोई माउंटेन्स के साउथ में जो एरिया है, ठीक है, ओशियन के नॉर्थ में जो एरिया है और स्नोई माउंटेन्स के साउथ में जो एरिया है उसको हम भारत बोलते हैं। तो बेसिकली वो आज के टाइम की भारत की बात कर रहे थे, ठीक। तो दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, वाइल इन साउथ इंडिया इट इज़ रिटन भारतम, ठीक है। तो स्पेलिंग चेंज होती है पर मतलब एक ही है। चलिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ सिमिलर डेफिनेशन ऑफ इंडिया। अब तुम्हें एक चीज़ देखो, अलग अलग टेक्स्ट के तुमने एग्जाम्पल्स पढ़े, इन सब में एक ही चीज़ कॉमन थी, इनका जोग्राफिकल एरिया जो डिफाइन कर रहे हैं कि भैया ऊपर जो है नॉर्थ में आपको स्नो माउंटेन्स मिलेंगे और नीचे जो है वो 2 सी मिलेगा, ठीक। फॉर इंस्टेंस अ पोएम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर, जिसको हम संगम लिटरेचर भी बोलते हैं, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, जो आज से कम 2000 साल पुरानी है। इसमें praises a king whose name is known for Kumari in the south, from the great mountains in the north, from the ocean on the east and on west। उसमें एक ऐसे राजा को प्रेज किया जा रहा है, मतलब उसकी तारीफ की जा रही है, जो कि कुमारी मतलब कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। फ्रॉम कुमारी इन द साउथ, कन्याकुमारी इन द साउथ, great mountains in the north, Himalayas, and the ocean on the east and west, Bay of Bengal and Arabian Sea. You can now recognize the great mountain in the north, which is Everest, and identify Cape Kumari matlab Kanyakumari. So it looks like ancient Indian know their geography well. तो ऐसा नहीं था कि पुराने जो लोग थे वो अपने ही एरिया में रहते थे। उनको अगर हमारी ज्योग्राफी के बारे में पता था बेटा, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, तो मतलब वो वेल ट्रैवल्ड लोग थे, उनको बिल्कुल अच्छे से पता था कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक। बहुत नॉलेजेबल लोग थे वो। अब हम बात करते हैं इसकी डोंट मिस आउट की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पहले इंग्लिश में लिखा था, यूज द फ्रेज इंडिया दैट इज़ भारत राइट एट द बिगनिंग। सिमिलरली इसका जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन भारत अर्थात इंडिया। तो अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आप भारत बोलना, और अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो इंग्लिश में इंडिया बोला जाता है, ठीक। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। अब हमने बात कर ली कि भैया टेक्स्ट में, पुराने टेक्स्ट में क्या क्या नाम है, पर अब हम बात करेंगे जो फॉरेनर्स आए यहाँ पे, उन्होंने हमारे इंडिया को क्या क्या नाम दिया। अब कभी कभार फॉरेनर्स जो हैं हमारे जोग्राफिकल एरिया पे अटैक करते थे और यहाँ पर अपना राज्य वो एस्टैब्लिश कर लेते थे, तो वो भी अलग अलग नाम से बोलते थे इनको असल में, ठीक है। तो देखो, द फर्स्ट फॉरेनर टू मेंशन इंडिया वाज पर्शियंस। अब ये पर्शियंस कौन होते हैं? जो बेटा ईरान में जो लोग रहते हैं ना, उनको पुराने ज़माने में पर्शियंस बोला जाता था, ईरानियंस नहीं बोला जाता था, पर्शियंस थे, क्योंकि ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, ठीक है। तो उसी के लोगों को क्या बोलते हैं? पर्शियन। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी किताबों में इंडिया का नाम मेंशन किया था।
तो 6th सेंचुरी BCE की बात हो रही है. अ पर्शियन एम्परर लॉन्च्ड अ मिलिट्री कैंपेन एंड गेन्ड कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ इंडस रिवर which as we saw was earlier called सिंधु. अब देखो हुआ क्या कि पर्शिया के राजा ने अपना एक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया. मिलिट्री कैंपेन मतलब अपनी आर्मी को बोला कि जितना एरिया हो सके तुम लूट के लाओ, ठीक है, उस पर कैप्चर कर लो. तो उस टाइम पे उन्होंने इंडस रिवर के आसपास कैप्चर किया था. ठीक, अब उस एरिया को क्या बोलते थे? एरिया को सिंधु बोलते थे और रिवर को भी सिंधु बोलते थे. ठीक है. सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट in their earliest record and stone inscription, the Persian referred to India as Hindu और हिदू और हिंदू. ठीक है. अब होता क्या है, सबका एक्सेंट अलग अलग होता है, ठीक है, बोलने का तरीका. तो जब वो लोग सिंधु बोलते थे इट साउंडेड लाइक हिंदू. ठीक है, हिदू, हिंदू ऐसे करके बोलते थे वो. ठीक है. सो विच आर अडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु. ठीक है, उनकी लैंग्वेज में सिंधु के इंदू बोला जाता था. एस नहीं बोल पाते होंगे वो, या उनकी प्रोनाउंसिएशन में साउंड नहीं होता था अच्छे से. ठीक है. देखो एंशियंट पर्शियन में जो हिंदू था वो बिल्कुल जोग्राफिकल टर्म थी. हिंदू मतलब हिंदू रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं वो. हिंदू मतलब वो सिंधु एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाते तो वो हिंदू बोल देते थे. ठीक है. अब बेस्ड ऑन द पर्शियन सोर्सेज द एंशियन ग्रीक नेम द रीजन इंदुई और इंडिका. ठीक है. अब ग्रीक्स कहाँ से हैं? ग्रीक्स आते हैं बेटा, मेडिटेरियन सी है ना, जो यूरोप वाला एरिया, उसके आसपास के रूलर थे ग्रीक्स. ठीक. अब ग्रीक्स ने जब इसका नाम पढ़ा हिंदू का या हिंदू का या हिंदू का, तो जब वो बोलते थे तो इट साउंडेड लाइक इंदुई और इंडिका. ये इसलिए हो रहा था क्योंकि सबका एक्सेंट अलग अलग था. ठीक है. वो लोग वर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली वो मजबूर हैं, जिस तरीके से बोलते हैं ना वो, उसकी वजह से वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही थी और जिसकी वजह से स्पेलिंग्स चेंज हो रही थी, तो वो अपने हिसाब से लिखते थे. सो दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर्स एच इन ऑफ हिंदू एंड बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्टेड इन देयर ग्रीक लैंग्वेज. तो ग्रीक लैंग्वेज में ह नहीं होता था. ठीक है. तो क्या बोलने लगे? इंदू बोलने लगे, इंदुई बोलने लगे या इंडिका बोलने लगे. तो देखो सिंधु से क्या हुआ? हिंदू. हिंदू से क्या हुआ? इंडिका. फिर आए चाइनीज़. ठीक है. चाइनीज़ जब इंडियन से इंटरेक्ट किए थे तो उनके यहाँ भी बहुत सारे टेक्स्ट में इंडिया का नाम आया है. अब क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज का एक्सेंट अलग होता है तो वो इंडिया को यिंदू बोलते थे, यिंदू. ठीक है. तो इसलिए यिंतु या यिंदू. तो दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम फ्रॉम सिंधु. तो बेसिकली सिंधु को सबका एक होता है ना, सबके नाम का प्रोनाउंसिएशन हम बिगाड़ते रहते हैं, तो वैसे ही उन्होंने हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है या जो रिवर है उसका नाम बिगाड़ के ये कर दिया. ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं. अच्छा, ये हमारा प्रियम्बल है. ठीक है. नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पार्ट है ये. तो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पार्ट्स थे पहले. ठीक है. तो ये पार्ट 1 है. ठीक. उसके सबसे पहले आर्टिकल में यही लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट. ठीक है. जो बहुत अलग अलग स्टेट से मिलके बना है. आप देखो, अब हम बात कर रहे हैं ट्रैवलर्स की. तो एक बहुत फेमस ट्रैवलर है बेटा, आप 7th स्टैंडर्ड में भी इनके बारे में पढ़ोगे, युआन जांग. ठीक है. इनकी स्पेलिंग यूजुअली होती है एच से, युआंग तसांग से, बट जो प्रोनाउंसिएशन होती है इनकी स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है. या तो तुम ये लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो, सब सही है. ठीक है. पर इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो यॉन जांग होता है. ठीक. ये जो है चाइना से इंडिया आए थे 7th सेंचुरी CE में. ठीक. इन्होंने बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स को विजिट किया. बहुत अलग अलग स्कॉलर मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको स्कॉलर्स बोलते हैं, किसी एक चीज़ में जिनको बहुत नॉलेज होती है. तो वो बहुत अलग अलग लोगों से मिले. बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन्होंने कलेक्ट किए. बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब जो बौद्ध धर्म पे जो टेक्स्ट लिखे गए थे, जो बुद्धा पे टेक्स्ट लिखे गए थे, किताबें लिखी गई थी उन पे. और फिर वो 17 साल बाद चाइना वापस गए थे. ठीक है. तो उन्होंने मैक्सिमम जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई किताब, ठीक है, ये यूजुअली पत्तों पे लिखी जाती थी, वो अपने साथ लेके गए थे. और इनको ट्रांसलेट भी किया था इन्होंने संस्कृत से चाइनीज़ में. तो सोचो इनको संस्कृत भी आती होगी, और इन्होंने ना संस्कृत इन स्कॉलर से ही सीखी थी.
सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर अ सेंचुरीज। तो और यही नहीं, यही हमारे युआनजांग, ठीक है, और यही नहीं, बहुत सारे चाइनीज़ भी आए थे हमारे यहाँ जिन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया और बुद्ध के बारे में जाना, बुद्धा के बारे में जाना, सब के बारे में जाना, ठीक है। अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सिंधु। एक और चाइनीज़ वर्ड है जो सिंधु से बना है, इसका नाम है तियानजू। बेसिकली वो अपने एक्सेंट में बोल रहे थे तो उनको ऐसा साउंड हुआ। बट दिस वर्ड कुड बी ऑल्सो अंडरस्टूड एज अ हेवनली मास्टर। स्वर्ग के मास्टर जो स्वर्ग को वो करते हैं, चलाते हैं, वो वर्ड के लिए भी इसका मतलब बेसिकली वो वर्ड होता है, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है हेवनली मास्टर। दिस रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ एंशियंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया एज अ लैंड ऑफ बुद्धा। क्योंकि यहाँ पर बौद्ध का जन्म हुआ था, बुद्धा का जन्म हुआ था, इसलिए वो लोग इस एरिया को, इस पूरे एरिया को हेवनली मास्टर बोला जाता था, या तो वो सिंधु बोलते थे, ठीक है। और सिंधु से ही क्या चेंज कर दिया उन्होंने, तियानजू, जिसका मतलब होता है हेवनली मास्टर भी, जिसका मतलब होता है। तो या तो इसका बिगाड़ा हुआ रूप है ये, या तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। या तो बुद्धा को रिस्पेक्ट देने के लिए इन्होंने किया था ये, कि ये लैंड ऑफ बुद्धा है, इसलिए इससे इसको क्या बोलेंगे हम, तियानजू। So you are probably quite familiar with the more recent term Hindustan, but you may not know that it was first used in Persian inscriptions some about 1800 years ago. तो हिंदुस्तान जो वर्ड है ना बेटा, सबसे पहले पर्शियन इंस्क्रिप्शंस में आया था आज से 1800 साल पहले, ठीक है। लेटर ऑन दिस बिकम द टर्म यूज्ड बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और उसके बाद ये नाम इतना कॉमन हो गया कि हम इसको पूरे इंडिया के लिए यूज़ करने लगे थे, हिंदुस्तान। एंड इट वाज नॉट अ रिलीजियस नेम, ठीक है। वो हिंदुस्तान सिंधु से ही बना था, या तो उसको सिंधुस्तान बोलते, पर ऑफकोर्स पर्शियंस को ह नहीं बोलना आता था उनके प्रोनाउंसिएशन में, फिर ग्रीक्स ने भी प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, इसलिए इसको हिंदुस्तान बोला गया, ठीक है। सो बिफोर वी मूव ऑन, इंडिया इज़ एन एंशिएंट लैंड विच हैज़ हैड मैनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इंडिया जो है बहुत पुराना है और इसके बहुत सारे नाम थे। यहाँ के रहने वाले लोगों ने इसका नाम दिया था जम्बूद्वीप और भारत वर्ष, और भारत भी, जो जिसका पहला हमें एविडेंस मिला है महाभारत में। और लेटर इट बिकेम अ वाइड स्प्रेड, ठीक है, लेटर बिकेम वाइड स्प्रेड इन टाइम एंड इज़ द नेम ऑफ इंडिया इन द मोस्ट इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। और आज के टाइम पे यूजुअली हम भारत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरेन विजिटर्स जो हैं और जो इन्वेडर्स हैं, इन्वेडर्स मतलब जो हमारे यहाँ अटैक करते थे, ठीक है, वो, और इंडिया मोस्टली अडॉप्टेड नेम डिराइव फ्रॉम सिंधु विच इज़ इंडस रिवर, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, या तो हिंदू बोलने लगे या इंदोई बोलने लगे, और इवेंचुअली ये कन्वर्ट हुआ इंडिया में, ठीक है। तो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स की वजह से हमारे इंडिया का नाम इंडिया पड़ा है, पर फिर भी लोगों को इंडिया के बारे में आइडिया, इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बारे में आइडिया बहुत पहले से था। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशंस आ जाएँ। और इसके साथ साथ वी आर पुटिंग extra questions which is very important for your examination, so do check it out. Thank you.